आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान विषय में एक वर्ष 2016 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि यह विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र होता है वो 1 घंटे का ही होता है और 25 नंबर का पेपर होता है बीटीसी में, डीएलएड में। और उसको यदि समझदारी के साथ सभी प्रश्नों को हल न करें तो प्रश्न छूट जाएंगे। तो आज हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो 2016 में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। जिसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादित किया गया। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। चौथा प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, फिर 4 ऑप्शन दिए उसमें एक सही है। यानी शुरू के जो 5 प्रश्न होते हैं, जैसे 5वां प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम, तो शुरू के जो 5 प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 11 तक अति लघुत्तरी प्रश्न होता है और उसके बाद के जो प्रश्न होते हैं वो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 12 से 18 तक। इस प्रकार कुल 18 प्रश्न होते हैं और 25 नंबर का यह पेपर होता है। तो अब हम बारी बारी से इसका उत्तर हम देखेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 तो वैसे लिख लेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 का प्रश्नोत्तर संख्या 2, तो उसका जो उत्तर सही है। अब जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 था कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया, तो प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे डार्विन द्वारा। प्रश्नोत्तर संख्या 2 था कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, तो सांद्रण विधि यानी निस्तापन विधि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो पूछा गया था वो पूछा गया था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो छड़ में धन आवेश आ जाता है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 4 पूछा गया था कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तो धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न की रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम, तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब 6वां प्रश्न जो है वो अति लघुत्तरी प्रश्न है। 6वां प्रश्न पूछा था कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही धारा में बहती है, वह जिसकी ध्रुवीयता नियत रहती है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7 पूछा गया था कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो सर्वाहारी, देखिए नाम से स्पष्ट है, सर्वाहारी यानी सर्व आहार, यानी सभी प्रकार के आहार को जो ग्रहण करे वही सर्वाहारी है। यानी सर्वाहारी ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज और मांस दोनों को शामिल करें, उन्हें यानी वनस्पति भी शामिल करें और मांस भी शामिल करें, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 पूछा गया था कि अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका घनत्व तो उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 9 है AIDS यानी एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्नोत्तर संख्या 10 पूछा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें सबसे पहली विशेषता आप लिख सकते हैं कि ये समांतर बल रेखाएं हैं, और दूसरी विशेषता लिखते हैं हमेशा यन से यस को जाती है। यन फार होता है नॉर्थ पोल और यस फार होता है साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। फिर 11वां प्रश्न है कि 1 एम्पीयर से क्या तात्पर्य है, तो 1 एम्पीयर से तात्पर्य है 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पीयर कहते हैं, आप ये लिख सकते हैं। फिर अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है लघु उत्तरी प्रश्न, और लघु उत्तरी प्रश्न में यानी प्रश्नोत्तर संख्या 12 से लेकर के 18 तक यह लघु उत्तरी प्रश्न है। तो लघु उत्तरी प्रश्न में हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 12 पूछा है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 12 कि
ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर के समझाइए। तो नाम से स्पष्ट है, सुचालक और कुचालक। सुचालक यानी वे पदार्थ जिनमें आवेग एक स्थल से दूसरे स्थल को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत के चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वो विद्युत के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, पारा, अम्लीय जल, लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर एवं पृथ्वी, ये सभी क्या हैं? सुचालक हैं, यानी इनके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सकता है, तो यह है सुचालक। इसी प्रकार कुचालक, तो कुचालक यानी जिनके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं, जैसे कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबर, ये सभी चीज़ें क्या है? कुचालक हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। और ये प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम कागज के टुकड़े पर या कागज कोई ले लेंगे, उस पर लोहे का बुरादा फैला दें। उसके पश्चात एक क्षण चुंबक के दोनों चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। तो हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर आकर्षक बल सबसे अधिक होता है। फिर प्रश्न संख्या 16 है कि डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। यह प्रश्नोत्तर संख्या 16 है कि डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत। तो सिद्धांत में हम सबसे पहला टॉपिक ले सकते हैं प्राकृतिक वर्ण या चयन। तो कह रहे हैं कि जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है, उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा गया है। तब प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है, जिसको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। फिर इसकी दूसरी हेडिंग बना सकते हैं विभिन्नताएं। तो प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाती है। यहाँ यह भी माना गया है कि विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक अथवा उपयोगी विभिन्नताएं ही जीव को योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। फिर अगली हेडिंग बना सकते हैं, चूँकि 5 सिद्धांत पूछा है तो अगला लिख सकते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। तो कह रहे वही जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। अनुकूलन से वह सशक्त हो जाता है। संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यता में जीवित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। फिर अगली हेडिंग बना लेंगे जीवन संघर्ष। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश तथा भोजन चाहिए, परंतु सीमित स्थान तथा भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता। अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने की आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। और इस जीवन संघर्ष के कारण ही इनकी संख्या रेखा गणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती, लगभग स्थिर रहती है। और यह जीवन संघर्ष अंतः जाति या सजातीय अर्थात एक ही जाति के जीवों के मध्य तो सबसे अधिक होता है और अंतर जातीय अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य भी कम नहीं होता है। यही नहीं, अनेक बार तो वातावरण संघर्ष के रूप में ही सामने आ जाता है। फिर अब अंतिम और 5वां हेडिंग जो बनाएंगे कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। कर्म प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है और जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में तो प्रजनन क्षमता इतनी अधिक होती है कि अगर सभी संतानें जीवित रहें तो पृथ्वी पर उनके अतिरिक्त कोई जंतु दिखाई भी नहीं देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। उन्होंने हाथी का उदाहरण देकर बताया कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों से 750 वर्षों में इस प्रकार रेखा गणितीय अनुपात में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ जाएंगे। फिर अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 है कि खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए।
खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। परितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार ऊर्जा दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला में घास को भोजन के रूप में जैसे टिड्डा खा लेता है, और इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। इसी प्रकार टिड्डा को मेढक खा जाता है और भोजन मेढक के शरीर में पहुंच जाता है। मेढक को सर्प खा जाता है तो भोजन सर्प के शरीर में पहुंच जाता है, और अंत में सर्प को बाज खा जाता है तो भोजन बाज के शरीर में पहुंच जाता है। बाज को कोई नहीं खाता, अतः बाज सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। और खाद्य श्रृंखला में भोजन ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक नहीं होता है। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो कह रहे हैं कि सोडियम धातु का, यह है प्रश्न संख्या 17। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा कह रहे छन्ना कागज से सुखा लें, कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। तो हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता दिखाई देता है, और सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इसका समीकरण यही है। सोडियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ये है कि 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और मैग्नीशियम के साथ तो कह रहे मैग्नीशियम + H2O तो MgO + H2। फिर हमें क्या कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर प्रश्न संख्या 12, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो पिग आयरन का अभिप्राय, प्रश्न संख्या 12 है। पिग आयरन कच्चा लोहा होता है, इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की शुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है, और इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप, नहाने का टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। अब उसके बाद में है प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आप लोग स्वतः कर सकते हैं। विद्युत बल्ब का चित्र इधर सामने बना हुआ है, बहुत दुष्कर नहीं है। और यदि ये जो वीडियो है इसकी PDF चाहिए तो आप हमें 94 52 41 58 23 पर कॉल कर सकते हैं। और आने वाले समय में DLED की संपूर्ण कक्षाएं हमारे चैनल पर निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।